नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, जब दुख तकलीफ किसी इंसान के ऊपर में आता है, किसी परिवार के ऊपर में आता है, तो वो बता के नहीं आता, वो बोल के नहीं आता कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो आता है, अचानक आता है। लोग बाग समझ भी नहीं पाते कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ, ये सारी तकलीफ एक साथ कैसे हमारे ऊपर आ गई। कई जो इंसान हैं उस दुख दुख के नीचे दब के रह जाते हैं और वो समझ लेते हैं भगवान शायद मुझे परीक्षा के लिए दुख तकलीफ भेजा है, और उसी में वो जिंदगी अपना गुजर बसर करते रहते हैं। उस दुख तकलीफ से वो लड़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही उन पर कोई दुख तकलीफ आती है तो वो लड़ना जानते हैं, वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उस दुख तकलीफ को दूर भगाया जाए और फिर एक अच्छी जिंदगी जिया जाए। ये जो आज की कहानी है ना, ये झारखंड की है। ये कहानी 2001 की है। कहानी है अशोक जी का। अशोक का उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी तब इनके साथ ये घटना घटी थी। तो क्या थी घटना, क्या थी कहानी, जानने के लिए चलते हैं इनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही गुजारिश है कि अगर आप तक अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप मेरी इस वीडियो को या कोई अन्य वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जो है ना, अशोक जी का है। अशोक जी अपने परिवार के साथ रहते थे। 10वीं हाई स्कूल करने के बाद अब उनकी जो परिवार की हैसियत थी आगे पढ़ाने की नहीं थी। उनके पिता किसान थे और अपने छोटे भाई के साथ किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। खेतों में जो सब्जियां होती थी वो उगाया करते थे और उन सब्जियों को बेच करके और जो पैसा आता था उनका घर बार चलता था। इस काम में उनका पूरा परिवार ही लगा रहा था। सब कोई सुबह होते ही खेत की तरफ चला जाता, खेतों में काम करता ताकि जो फसल है सही निकले और उसको बेच करके पैसा कमाया जाए और फिर घर बार चले। अब जो अशोक की छोटी बहनें थी, एक तो उनकी चाचा की लड़की थी, वो भी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी, और जो अशोक की छोटी बहन थी वो तो जवान हो चुकी थी। अब उनका शादी भी करना था, इसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। अब उनके पिता और चाचा दोनों लोग पूरे लगन से उस खेत में मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और उसमें पूरा सपोर्ट पूरे घर का परिवार का था, खास करके घर की स्त्रियों की। वो भी सुबह सुबह खाना बनाने के बाद खेतों में पहुंच जाती, उनके साथ मिलजुल करके काम करती ताकि उनकी आय डबल हो और इन बच्चियों का सही ढंग से रिश्ता कर सके, शादी कर सके। सबको इसी बात की टेंशन थी और जो अशोक थे ना, उनको भी यही चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि पापा को कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, जो कुछ है ये खेती बाड़ी है। कभी अच्छी उपज हो जाती है, कभी जो उनका फसलों का पैसा अच्छा मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा फसल उगाते कि उसके बाजार में कोई मोल भाव ही नहीं होता, बेकार हो जाता था और वो फिर कर्जे में आ जाते थे। अब वो पढ़ाई तो छोड़ चुके थे, अब वो नौकरी के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन अब इतना कम पढ़े लिखे को कोई अच्छी नौकरी कहाँ मिले। लेकिन अपने काम में जुटे हुए थे लगन से। जो कोई बताता कि फलाने जगह चले जाओ, नौकरी वहाँ मिल जाएगी, और वो चले जाते थे। लेकिन इतना वो पढ़े लिखे थे नहीं, छट जाते थे। लेकिन निराश नहीं होते थे, वो कोशिश में लगे रहते थे। चलो आज नहीं मिला, कल दूसरी जगह ट्राई करेंगे, तीसरी जगह ट्राई करेंगे। वो लड़ने वाले लड़के थे, होशियार थे, कम पढ़े लिखे थे जरूर थे, लेकिन दिमाग के तेज थे, होशियार थे।
अब चलते हैं मेन कहानी में। अब जो उनके अशोक के पापा और चाचा जो थे, खेतों में फसल जो था अब अच्छी तरह से आया हुआ था, सब्जी का फसल था। अब रात को रखवाली करना जरूरी था। अब खेतों के बीच में झोपड़ी लगा रखे थे और चाचा और उनके पापा रात के टाइम जब खाना वाना खा करके जब सोना होता था तो वो लोग खेतों में चले जाते थे और उसी झोपड़ी में जा कर के वो रात गुजारते। लगता कोई जानवर आया तो उसको भगाने का कोशिश करते थे, अगर नहीं आया तो चैन से सो जाते थे। सुबह उठ कर के फिर घर पर आना, नहाना धोना, फ्रेश होना और फिर कुछ नाश्ता पानी करके फिर खेतों में आ जाना। जो कुछ था उनका वो सब खेत ही था, सब कुछ तो उसी से चल रहा था। और इस तरह एक रात जब दोनों भाई सोए हुए थे, अशोक के चाचा और उनके पापा, आधी रात के वक्त बिना कोई शोर किए और कोई जंगली जानवर जो पास में जंगल था और वहां से कोई आ गया, अचानक दोनों पर टूट पड़ा, हमला कर दिया। दोनों को पैरों का नुकसान हो गया, मतलब घायल सा कर दिया था। अब दोनों लोग जब उन पर हमला हुआ तो जग गए थे और देखे अंधेरी रात थी। और जब उन्होंने देखा कि जानवर कौन है भाई, इन पर हमला कर दिया है, तो देख करके हैरान रह गए कि वो जंगली जानवर था, उसकी आंख अंगारे की तरह दहक रहे थे, बहुत ही डरावना लग रहा था। और जब उन्होंने अपना बीच बचाव किया, उस जानवरों को भगाने लगा, पास में डंडा से उस पर मारने की कोशिश किया तो जानवर दूर भाग गया, लेकिन दोनों का पैर वो घायल कर गया था। अब कैसे किसी तरह से वो लोग लंगड़ाते हुए अपने घर रात को पहुंचे। अब उनका पैर जो था जख्मी हो चुका था, चलने में भी कठिनाई थी, लेकिन उस रात ना जाने कैसे वो लोग घर तक पहुंच गए थे। घर पर जब पहुंचे तो घर पर हर कोई परेशान हो गया था कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वहाँ और भी किसान रहते थे और भी रात में सोते थे, और ये तो काफ़ी दिनों से उसी खेत में रहते थे, आज तक ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी। सब लोग दंग थे कि आखिर वो जानवर कौन था जिसकी लाल लाल आंखें दिखाई दे रही है। ये तो बड़ा अजीबे वाली बात थी। अब क्या किया जाए, विधि का विधान। अब जो परिवार था अशोक का, अशोक भी समझ गए कि ये तो दुर्घटना है, ये तो हो गया, अब इससे जो होना था तो हो चुका, अब आगे की सोचना है। अब उनका दवा दारू चलने लगा, पट्टी उट्टी मरहम पट्टी पास के हॉस्पिटल में गए लोग, वहाँ सब करवाया गया, दवा खाते रहे, लेकिन चलने में कठिनाई हो रही थी। उनका जो घाव था ना वो पक चुका था और वो सूख ही नहीं रहा था। डॉक्टर दवाई बदल रहे थे और कुछ टाइम में लगता था कि हाँ सूख गया है, और फिर अचानक घाव जैसे उनका हरा हो जाता था। ऐसा ही बार बार हो रहा था। डॉक्टर में कई टेस्ट लिखे, कई टेस्ट महंगे भी थे जो उन्होंने कर्जे काट करके वो टेस्ट भी करवाया, लेकिन टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं निकल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। तो आखिर इनके घाव क्यों पक रहे थे, सूख जाते थे और फिर अचानक फिर कुछ दिनों के बाद घाव हरे हो जाते थे, चलना फिरना मुश्किल हो चुका था। अब इस घटना से सारे घर के लोग एकदम निराश हो चुके थे कि भगवान ने कौन सा दुख हमें दे दिया। अब हमारे खेतों में कौन काम करेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा। अब खेतों में सब्जी का फसल था, रखवाली तो करना ही था। अब रखवाली का जो जिम्मा था अशोक के ऊपर आ गया था। अब उसके अलावा घर में कोई बड़ा था ही नहीं, जो भी था छोटे थे। लेकिन अशोक की माँ और चाची मना करती थी कि नहीं बेटा, वो जानवर हो सकता है कि दोबारा आ जाए, तुम्हें भी घायल कर दे। नहीं बेटा, तुम्हें रात में वहाँ नहीं रुकना है। हाँ, तुम सुबह शाम जरूर अपने खेत का चक्कर लगाओ, लेकिन रात में रुकना नहीं। लेकिन अशोक जो थे वो डरने वाले लड़कों में से नहीं थे, दिलेर लड़के थे। और वो अपने मन में विचार कर लिए थे कि चाहे कुछ भी हो मैं डरूंगा नहीं उस जानवर से।
मैं देखना भी चाहता हूँ कैसा वो विचित्र जानवर है जिसकी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी, और वो मेरे पापा को, मेरे चाचा को घायल कर गया है। मैं तो उससे बदला भी लूंगा। अगर वो मिल गया तो मैं अपने लट से उसकी अच्छी तरह से ठुकाई करूंगा, अगर वो मेरे सामने आ गया। अब लाख समझाने के बाद भी मम्मी और चाची की वो बात नहीं माने, और कहने लगे कि देखो माँ, देखो चाची, खेत की रखवाली तो हमें करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे खेत में जो भी फसल है वो बेकार हो जाएगी। सारी जंगली जानवर आकर के और सब फसलों को नुकसान पहुंचा देंगे, फिर हमारे हाथ में क्या आएगा। और उनका कहना एक तरह से जायज भी था। अब खेतों में जा कर के अब रात की रखवाली करने लगे। 2 दिन हो गया, लेकिन रात में बड़ा सतर्क रहते थे। उनके हाथ में डंडा और टॉर्च जरूर रहती थी। जरा सी आहट होती तो उनके कान खड़े हो जाते और वो हमला के मूड में तैयार हो जाते थे अपने डंडे के साथ में। लेकिन कोई जंगली बिल्ली, कुछ और छोटे जानवर जो पास से कुछ खाने वाने के चक्कर में आ जाते थे, और वो उन्हीं की आवाज़ होती थी। अब जैसा जानवर पापा को, चाचा को जो हमला किया था, वैसा तो उनको दिखाई नहीं दिया। हाँ, छोटे जानवर जरूर उस खेत में आते थे घूमने, कुछ खाने को लिए। अब उनसे तो उनको कोई डर ही नहीं था। अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया था, सब कुछ सही चल रहा था। अब लगने लगा अशोक को भी कि वो जानवर शायद डर चुका है। जो पापा ने उसकी लठ से जो डांटा था, फटकारा था, लठ देख करके डर करके भाग गया था। चाचा पापा ने दोनों ने उन पर हमला किया था। ऐसी वजह से शायद वो डर के मारे नहीं आ रहा। अब एक तरह से निश्चित हो गए थे कि अब वो जानवर हमारे पास नहीं आएगा। अब फिर जब रात हुई, आधी रात हुई, अब आधी रात और वो भी अंधेरी रात, और गर्मी का टाइम। अब वो झोपड़ी में उनको नींद तो नहीं आ रही थी, मच्छर भी लग रहे थे, अंदर हवा भी खुली नहीं आ रही थी। अब फिर अपनी टूटी फूटी जो चारपाई थी जो अंदर बिछी हुई रहती थी, उसको बाहर निकाल लिए थे। अब बाहर निकाल करके अब वो उस पर सोने की कोशिश करने लगे। पास में डंडा रखा हुआ, टॉर्च रखा हुआ, और जरा भी कहीं भी आहट होती तो एकदम सतर्क हो जाते अपने लठ को लेकर के। अपने लठ पर उनको पूरा विश्वास था। लेकिन 12 बज चुका। आहट तो कई तरह की हुई, जंगल से कई तरह की आवाज़ें भी आ रही जानवरों की, लेकिन वो तो हर रोज आती रहती, उसका तो आदि थे, उसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं थी। लेकिन उनके आसपास में ऐसा कोई जानवर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। अब फिर वो खाट पर लेट करके आसमान की तरफ देखने लगे। आसमान में अब तारे साफ साफ नजर आ रहे थे, और तारों को देखते हुए अपने सोने की कोशिश करने लगे थे, और न जाने कब उनको नींद आ गई। जब नींद आई ना, तो गहरे नींद में चले गए थे। अब फिर सपनों की दुनिया में। ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता था। जो उन्होंने सपना देखा था, वैसा सपना तो कभी उनके लाइफ में नहीं आया था। और वो जो सपना उन्होंने देखा कि वो उसी खेत में है, उन्हीं का खेत है, वही झोपड़ी है, वही खाट है, उसी खाट पर लेटे हुए हैं जो रियल टाइम में चल रहा है, और वैसे ही वो सपने में भी देख रहे हैं। रात भी अंधेरी है। अब आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। जानवरों की आवाज़ आसपास में आ रही है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और तब लगता है कि खेतों के बीच से कोई लड़की सफ़ेद कपड़ों में वो उधर से आती हुई दिखाई दे रही है। और वो उस लड़की को देख रहे हैं कि आखिर ये लड़की हमारे खेतों के अंदर से क्यों निकल रही है। क्या ये सब्जी चुराने वाली कोई चोर है, सब्जी तोड़ने के लिए आई है। वो उठना चाहते हैं अपनी चारपाई से, ताकि उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लें, लेकिन वो चारपाई से उठ नहीं पाते। जैसे लग रहा है कि चारपाई उनको जकड़ लिया हो। वो
उठ करके उस तरफ दौड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो तो चारपाई से उठ ही नहीं पाते हैं, बस वो देखते रहते हैं। और वो लड़की उनके खेतों में घूमती रही, अब फिर उनकी तरफ आने लगी। और उस जो अशोक थे, सपने की बात ये चल रही है, और सपनों में उस लड़की को देख करके हैरान होते जा रहे हैं। ये लड़की इतनी खूबसूरत, इतनी आकर्षक, सफेद कपड़ों में लग रही थी। अब बिना डरे हुए वो पूरी रात खेतों में घूम रही थी, और उसके बाद अशोक की चारपाई की तरफ आने लगी, और चारपाई के पास आकर के रुक गई। अब फिर अशोक की तरफ देखने लगी, मुस्कुराने लगी, जैसे अशोक से कुछ कहना चाहती हो, बोलना चाहती हो। अशोक भी कुछ बोलना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को, लेकिन उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। और तभी उस लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो कहने लगी कि तुम्हारा परिवार दुख में है, तकलीफ में है। अगर इससे निजात चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो, और देखो तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ। अब फिर अशोक की आंखें बंद होती चली गई, अब फिर गहरी नींद में चले गए। सपने में भी सपने देख रहे थे। और इसके बाद जब उनकी नींद जो खुली तो सुबह ही खुली, जब आसमान में चिड़िया चहचहाने लगी, और उसी की शोर से अशोक की नींद खुली। और जैसे ही नींद खुली तो एकदम रात के सपना उनको याद होकर के आप पूरा वो चौंक गए कि अरे मैंने ये कैसा सपना देखा। इतनी खूबसूरत लड़की हमारे खेतों के अंदर घूम रही थी, देखने में ही इतनी एक खूबसूरत परी की तरह दिखाई दे रही थी, और वो हमारी चारपाई तक आई थी, और वो कुछ बोल रही थी, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था कि वो लड़की ने क्या बोला है। वो मन में अपने याद करने की कोशिश करने लगी, और धीरे 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 वो कही हुई बात याद आने लगी। और उस लड़की ने तो उनके परिवार के बारे में कुछ बोला था कि तुम्हारा परिवार बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है। अगर तुम इससे निजात चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो, और तुम उस दुख तकलीफ से निजात पा जाओगे। अब हैरान थे, उस लड़की की बात उनके दिमाग में आ चुकी थी। आखिर वो लड़की कौन थी जो उनके सपने में आई थी फर्स्ट टाइम? ऐसा उन्होंने सपना देखा था, इतना लंबा सपना, और भी एक खूबसूरत लड़की का। और सोचने लगे कि आखिर लड़की कहना क्या चाहती थी, कौन हो सकती है। अब खैर कहने लगे तो सपना सपना होता है, सपना कहीं सच थोड़ी होता है। अब फिर वो भूल से गए। अब उठ करके अपने खेतों को राउंड लगाना शुरू किया, और जब राउंड लगा करके अपनी उसी चारपाई के पास आए, आप वहाँ से अपना घर की तरफ जाने वाले थे कि आप घर जाएं, नहाएं धोएं, फ्रेश हो, नाश्ता करके, और तब अपने परिवारों के साथ खेत में आए, फिर इसमें कुछ मेहनत किया जाए। और जैसे ही चारपाई के पास पहुँचे, एक सफ़ेद कागज मुड़ा हुआ चारपाई पर मिला। अब कब आया ये इनको तो मालूम नहीं था, क्योंकि जब सोए हुए थे तब तो इनको नज़र नहीं आया। अचानक उठे, सपने की बात ध्यान में आ गया, और इसके बाद वो खेतों की तरफ राउंड लेने के लिए चले गए थे। हो सकता है कि रात में ही ये कागज चारपाई पर पड़ा हो, पुराना हो सकता है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हो। अब फिर उसको खोल करके देखने लगे कि आखिर ये है क्या चीज़। जब वो उस पन्ने को खोले, कागज को खोले, तो उसमें लिखा हुआ था कि देखो मैं तुम्हें रात में मिली थी, तुम्हें मैं याद हूँ ना। अब मैं तुम्हें याद कराने के लिए ये चिट्ठी लिखी हूँ कि ताकि तुम इस बात को भूलो नहीं। तुम्हारा परिवार बहुत कष्टों में चल रहा है, तुम समझ ही गए होगे कि कष्ट क्या है, और इस कष्ट से निजात अगर तुम पाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम करोगे तो तुम इस कष्ट से सदा के लिए मुक्त हो सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो, तुम पैसे वाले बन सकते हो।
और उतना ही सब कुछ लिखा हुआ था। जब वो पढ़े तो उनको एक तरह से होश उड़ गया था कि आखिर ये जो सपने में उस लड़की से मुलाकात हुई थी और उसने यही बात बोली थी, और इस कागज में तो वही सब बात लिखा हुआ है, तो क्या वो जो सपना देखे थे वो क्या रियल टाइम में चल रहा था? वो कोई सपना नहीं था, वो कोई हकीकत ही था। अब अशोक उस पन्ने को बार बार खोल करके पढ़ने लगे। अब जो कुछ लिखा हुआ वही बार बार दोहरा रहे थे, पढ़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है और उनसे क्या चाहती है। उस तकलीफ को निजात दिलाने के बदले में जरूर कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। आखिर वो है कौन? और उसने तो ये नहीं बताया कि आखिर उसको करना क्या है, कहाँ मिलेगी ये लड़की, क्या मुझे करना होगा ताकि मुझे दुखों से निजात मिल सके और मैं अमीर कैसे बनूंगा, पैसा मेरे पास कैसे आएगा। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर लगने लगा मन में कि हो सकता है मन के बहम हो, आई जो चिट्ठी हो शायद कोई पुरानी हो, रखी हुई हो, ना जाने कैसी। एक तरह से उसको दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगे। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, सब मेरे दिमाग का वहम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो चिट्ठी को अपने जेब में रख लिए थे। आप उसको झुठला नहीं सकते थे, उसमें वही रात वाली बात लिखी थी। लेकिन उनको भूत प्रेत, काली शक्ति पर, ऐसी चीज़ों पर उनको यकीन भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था। अब नए युग के नए लड़के थे, पढ़ने वाले लड़के थे, गरीबी के कारण पढ़ाई जरूर छूट गई थी, लेकिन होनहार छात्र तो थे और वो विज्ञान पढ़ते थे। अब विज्ञान कभी नहीं कहता कि संसार में भूत प्रेत रहता है, वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। और उनके मन में सब यही ख्याल चल रहा था कि अरे छोड़ो ना, ऐसा कुछ नहीं होता, सब दिमाग की उपज है। अब वो अपने घर की तरफ चल पड़े थे। घर गए, फ्रेश हुए, नहाए धोए, सब कुछ किए, परिवार के साथ अपना काम पर आके खेतों में जो कुछ काम करना था उसमें सारा परिवार जैसे पहले किया करता था। अब घर पर चाचा और पापा दोनों खाट पर थे, क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। घाव जो था अभी भी उनका कच्चा ही था एक तरह से। इतना इलाज करने के बाद उनका घाव सूख नहीं रहा था, सूखता और फिर ताज़ा हो जाता, फिर उसमें मवाद पस निकलने लगती, अब चलने में तकलीफ होता था। तो घर पर दोनों लोग रह जाते थे। अब बाकी जो भी उनकी बहनें वहनें थी और उनकी मम्मी जो भी था, चाची, सब कोई खेत में आकर के काम में जुट जाता था। अब शाम हुई, घर पर सारे लोग आ गए। अब जो अशोक शाम के खाना खाने के बाद वो खेत में जाते थे, जैसे रोज जाया करते थे, आज भी अपने लाठी लेकर के और टॉर्च लेकर के खेतों में चले गए। अब वैसे ही किया। झोपड़ी के अंदर में आज भी गर्मी थी और अंदर मच्छर भी थे, तो चारपाई निकाल लिया, टूटी फूटी चारपाई जो थी, और जहाँ उन्होंने पिछली रात को चारपाई लगाई थी और वहीं चारपाई लगा करके वो सोने की कोशिश करने लगे। और वो जो कल वाला बात था उसको याद भी कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर मेरी मन की बहम होगा और कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता जो हमें फटाफट अमीर बना दे। और वो लड़की शायद इस दुनिया में हो भी ना हो, वो तो सब सपनों का खेल है और कुछ नहीं है। अब फिर वो सो गए थे, गहरी नींद में चले गए थे। अब फिर जैसे ही गहरी नींद में गए, अचानक उनको लगा कि उनके खाट के पास कोई आ गया है। अब एक तरह से वो नींद में भी थे, और जब उनको एहसास हुआ ना तो अपनी आंख खोलने की कोशिश करने लगे कि कौन आया भाई, उनके खाट के करीब कौन आया है। कदमों की आवाज़ आई है और आंख खोलने लगे, लेकिन आंख खुल नहीं रही है। और तभी कल वाली आवाज़ सुनाई पड़ी, उसी लड़की का जो कल की रात के सपने में आई थी। और वही आवाज़ उनको सुनाई पड़ी कि देखो अशोक, तुम्हारा परिवार बहुत कष्ट में है, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पापा बड़े दुख कष्ट सह रहे हैं, उनका जो घाव है सूख नहीं रहा, मैं सब जानती हूँ।
तुम लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया उन पर, लेकिन क्या अभी तक सही हो पाए? आप तुम्हें सोचो अशोक, तुम्हारा इतना पैसा खर्च करने के बाद, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाने के बाद, तुम्हारे पापा का वो घाव, तुम्हारे चाचा का वो घाव सूख नहीं पाया, तो आगे क्या उम्मीद रखते हो? क्या वो सही हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर तुम हमारे साथ हो तो। अब अशोक आवाज सुन रहे थे, लड़की की आवाज कानों में पड़ रही है और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंख जो थी जैसे लग रहा था कि नींद से भरी हुई है। आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंख खोल नहीं रही है। और लड़की का एहसास बिल्कुल हो रहा है कि जैसे खाट के पास बिल्कुल सट करके उनसे खड़ी है और उनसे बात कर रही है। फिर वो लड़की कहने लगी कि देखो, इसका एक उपाय है। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे पापा चाचा बिल्कुल आराम हो जाएंगे, वो पहले की तरह हो जाएंगे, वो अपने खेत में काम करेंगे, और तुम जो मेरी कहना मानोगे ना, तो हम तुम्हें बहुत माला माल कर सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, तुम्हें अमीर बना सकते हैं। बस उसके लिए तुम्हें हाथ करना पड़ेगा। अब तुम सोच लो, समझ लो, और फिर मैं कल आती हूँ। अब तब तक तुम अपने मन को आवाज़ दे करके देख लो कि जो मैंने कुछ बोला है गलत थोड़ी बोला है, एक एक बात हमने सत्य बोला है। इस कष्ट से निजात मैं दिला सकती हूँ और तुम एक अच्छे परिवार में अच्छा पैसा वाला हो सकते हो। तुम्हारा घर खुशहाली से भर सकता है, तुम्हारी बहनों की शादी धूमधाम से हो सकती है। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम मेरा साथ देना है तो तुम कल मेरे को बता दो कि तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो या नहीं हो। मैं कल फिर आती हूँ, तब तक तुम अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लो। अब उसके लड़की के जाने की आवाज कदमों की सुनाई देने लगी और अशोक अभी भी आंख खोलने को जो कोशिश कर रहे थे, खोल नहीं पा रहे थे। और वो बोलना भी चाहते थे कि उस लड़की से बात करूं कि ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। आइए, हमारे परिवार के बारे में इतना कैसे जानती है, कौन है ये? कई तरह के सवाल उनके जहन में चल रहे थे और उसका जवाब जानना चाहते थे, लेकिन उनका जुबान खोले तब ना तो उनकी आंखें खुल रही थी, ना उनका जुबान खुल रहा था। और लड़की अब जाने लगी थी, उसके कदमों की आवाज अब दूर होती चली जा रही थी और अचानक जंगल में से जानवरों की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी और फिर एकदम शांत हो गया। और जैसे ही जानवरों की आवाज शांत हुआ, सब कुछ लगा के खामोश हो गया है और तब उनकी आंखें खुल गई एक झटके से। अब अपनी आंखें मलमल करके अशोक देख रहे हैं कि अरे, वो लड़की अभी यहां थी, कहाँ गई लड़की हो? और लड़की क्या बोल के गई है? वो मेरे परिवार के बारे में क्या जानती है? वो जो कुछ बोल रही है बिल्कुल सत्य बोल रही है। मुझे करना क्या होगा इसके लिए, जिससे मेरे पापा चाचा बिल्कुल सही हो जाए? वो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पापा अपने पैरों पर चलें, मेरे चाचा अपने पैरों पर चलें। उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब उस लड़की को चारों तरफ देखने लगे, नजरें दौड़ा करके, लेकिन लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और आखिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, कह रहे, लड़की, वो लड़की, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बातें सब कुछ मंजूर है, तुम आ जाओ, मेरे पापा को, मेरे चाचा को सही कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि पापा अपने पैरों पर चलना शुरू कर दे, मेरे चाचा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं तो बस यही चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें अगर मेरी जान भी लेना चाहती हो ना, तो मेरी जान ले सकती हो। वो भावुक हो गए थे। अब जो मन में आ रहा था बोले जा रहे थे, उस लड़की को आवाज दे रहे थे ताकि उनकी आवाज सुनकर के लड़की वापस आ जाए, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। बहुत देर तक चिल्लाते रहे, कोशिश करते रहे उस लड़की को बुलाने को, लेकिन वो लड़की मुड़ करके वापस नहीं आई। अब उनकी नींद उचट चुकी थी
अब उनको लगने लगा कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरा मन का भ्रम नहीं है, ना ये कोई ड्रीम है, ना मैं किसी ख्वाब में था। ये सब रियल टाइम में चल रहा है। ये जो पर्ची पर लिखा हुआ है, आज भी वही बातें वो लड़की बोली थी। तो कौन है ये लड़की? मैं तो उसकी हर बात मानने के तैयार हूं। शर्त यह है कि मेरे पापा मेरे पैरों पर खड़े हो जाएं, मेरे चाचा मेरे पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन अब क्या फायदा, वो लड़की जा चुकी थी। सारी रात उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे कि कहीं भी खेतों के बीच वो लड़की नजर आ जाए। कोई पेड़ पौधा हिलता ना तो लगता कि वो लड़की आ रही है, शायद उनकी बात सुन लिया है, वापस आ रही है। लेकिन हवा का झोंका कभी कभी चलता था, जिससे जो फसल थी वो हिलने लगती थी और उनको लगता था कि वो लड़की वापस आ रही है। सुबह आखिर हो गई, लड़की नहीं आई और वो मन में बहुत व्याकुल थे। अब सीधा अपना घर पहुंचे। अशोक अपने घर पहुंचे तो बहुत मन उनका व्याकुल था। वो रात की बातें अपनी माँ, अपनी चाची, अपने बहनों से शेयर करना चाहते थे, लेकिन कोई शक्ति थी जो उनको रोक रही थी और उनको मन को समझा रही थी कि अगर तुमने ये बात अपने लोगों से शेयर किया तो वो लोग तुम्हें ये काम करने नहीं देंगे जो लड़की चाहती है। और वो जानते भी नहीं थे कि कौन काम करना उस लड़की के साथ में, क्या चाहती है लड़की। और उनके मन के अंदर में जैसे कोई कह रहा है कि नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है ये सब बताने का, अभी तो तुम वही करो कि जो लड़की कहना चाहती है, करवाना चाहती है। और अभी तुम्हारे पापा देखो खाट पर लेटे हुए हैं, खड़ा नहीं हो सकते, तुम्हारा चाचा का वही हालत है, तो क्या तुम ऐसा ही देखते रहोगे इनको खाट पर पड़े हुए? आखिर कब चलेंगे ये, अपने पैरों पर कब खड़ा होंगे? अब फिर जो अशोक थे एकदम डर करके चुप हो गए। बोलना चाहते थे अपने परिवार से, सबसे रात वाली बात, लेकिन वो एकदम अपना मुंह बंद कर लिया। रोज की तरह अपना नहाना धोना, फ्रेश होना, अब फिर अपने परिवार के साथ खेतों में आकर के काम करना। अब वही रूटीन थी। शाम होते ही सब लोग अपना घर आ गए। चाची, मम्मी, बहनें खाना बनाने के काम में जुट गई, पापा का दावा दारू करने में, पट्टी उट्टी बदलने में। अब फिर खाना वाना खा करके इस बार बिल्कुल तैयार हो करके, अपने मन को बिल्कुल शांत करके अशोक अब खेतों की तरफ चले थे कि आज उस लड़की से मैं जरूर मुलाकात करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा। आज तो मैं अपनी आंखें बिल्कुल बंद ही नहीं करूंगा, जब तक वो लड़की नहीं आ जाएगी मैं जागता ही रहूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। आज मुझे उस लड़की से बिल्कुल बातचीत करना है। वो कैसे मेरे पापा को सही करेगी, चाचा को सही करेगी। वो मुझे अमीर बनाने की बात कर रही थी, तो कैसे अमीर बनाएंगी, कौन सा तरीका है वो? आज मैं तो सब उससे जान के रहूंगा और उसके बदले में मुझे क्या करना होगा वो भी तो जानकारी लेनी होगी। और खेतों की तरफ चल पड़े थे। पूरा खेतों का राउंड मार लिए। अब बिल्कुल डर नहीं रहे थे। पहले तो उनको जो जंगल पास में था और उसमें कभी कभी जंगली जानवर भी आ जाते थे, गिद्दड़ वगैरह, तो उनसे थोड़ा डर भी जाते थे। लेकिन उनका जो डर था ना, बिल्कुल खत्म हो गया था। अब पूरा खुले मन से खेतों में घूम रहे थे, हर तरफ जा रहे थे, राउंड ले रहे थे। अब पूरा राउंड लेने के बाद अपने उसी चारपाई पर, उसी जगह पर आकर के बैठ गए। अब रात गहराती जा रही थी, आखिरकार आधी रात भी आ गई और उनको अब शरीर में लगा कि अब नींद आने वाली है, लेकिन वो सोना नहीं चाहते थे। जैसे ही नींद का एहसास हुआ, अब वो उठ करके खड़े हो गए, खेतों में इधर उधर घूमने लगे ताकि नींद को भगाया जा सके। और ऐसे ही राउंड लेते हुए आधी रात के बाद और खेतों से वापस लौट आ रहे थे। और तभी उस चारपाई पर किसी को बैठे हुए देखा। और जब वो ध्यान से देखने लगे तो ये तो सपनों वाली लड़की है। वैसे ही कपड़ा, सफेद रंग का कपड़ा जो अंधेरी रात में भी चमचमा रहा था, जुल्फे खुली हुई थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ था, झोपड़ी की तरफ किए हुए थी।
और आराम से उस चारपाई पर बैठी हुई, जैसे ये खेत उसी का है, ये चारपाई उसी का है और ये इसका मालिक है। अब जैसे उस लड़की को देखे, उनके कदम जो धीरे धीरे चल रहे थे अब तेज हो गए। हाँ, दिल की धड़कन जरूर बढ़ गई थी। आज इस लड़की से मैं आमने सामने होकर के ही मिलूंगा। अब पूछूंगा सबसे पहले कि आखिर ये कौन है, और ये सब हमारे परिवार के बारे में इतना सब कैसे जानती है। आई कौन से तरीका लगाएगी कि मेरे चाचा, मेरे पापा बिल्कुल सही हो जाएंगे, और कैसे मुझे अमीर बना सकती है। तेज कदमों से चलते हुए चारपाई के पास पहुंच गए, और जैसे लड़की बिल्कुल कहीं सोच में डूबी हुई है, उसको जैसे लगा कि एहसास ही नहीं है। अब अशोक चारपाई के पास आकर के खड़े हो गए, और तभी बिना देखे हुए लड़की अशोक से बोलने लगी। अब अशोक को ऐसे लगने लगा, यार इसने तो देखा तक नहीं, ये अपने कदमों को तो दबा के आए हैं, बिल्कुल बिना आवाज किए हुए, तो इसको कैसे पता चल गया कि मैं यहां पर आ गया हूं। और लड़की अब अशोक से बोल रही थी, मैंने जो तुम्हें बताया था, क्या तुम उस काम के लिए राजी हो? अगर हां तो हां बोलो, नहीं तो मैं जा रही हूं। अब इतना बात सुनते ही अशोक एकदम जैसे व्याकुल से हो गए थे, और उस लड़की के दूसरी तरफ जाने लगे ताकि उसको चेहरा को देख पाए। लेकिन वो लड़की डांट दिया, जहां खड़े हो वहीं पर रहो, मुझे देखने की कोशिश मत करो, दूरी रहो मेरे से। वो फिर दोबारा बोली कि हाँ तुम बोलो बोलो कि तुम इस काम के लिए तैयार हो जो मैं अपने शर्तों पर कराऊंगी। अब अशोक थोड़ा डर से गए थे, लड़की ने डांट दिया था, वो तो सही ढंग से उसको चेहरा को देख भी नहीं पाए थे, हाँ पीछे साइड से जरूर देख रहे थे। अब फिर वो जैसे दिल की धड़कन तेज हो गई हो, अब वो हाँ बोलना चाहते थे, लेकिन गले से जैसे आवाज ही अटक गई हो। काफी देर तक आवाज नहीं निकल पाई। फिर लड़की कड़कती आवाज में बोली, अगर तुम्हें ना कहना है तो मैं जा रही हूं। और तब अशोक की हाँ निकला था, और हाँ निकलते ही लड़की बोलने लगी, ठीक है, अब तुम्हें कल रात मेरे साथ में चलना होगा। जंगल में जो सूखे पेड़ों का जहां पर एक खंडहर है, उसी जगह पर हम लोग कल मिलेंगे, और बाकी बातें कल वहीं पर होगी। अब अशोक पूछने लगे कि आप हो कौन, और आप मेरे परिवार के बारे में सब इतना कैसे जानती हो? आप मेरे पापा को कैसे ठीक करोगी, मेरे चाचा को कैसे ठीक करोगी, और आपने तो ये भी बताया है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये सब कैसे करोगी? वो लड़की बिना चेहरा दिखाए हुए और बोलने लगी, हाँ मैं ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगी, बस तुम मेरे शर्तों पे अगर चलोगी तब। अब अशोक कहने लगे, हाँ हाँ मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, जो कहोगी आप, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अपने पापा के लिए, अपने चाचा के लिए। उसके लिए तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मेरे पापा सही हो जाए, मेरे चाचा सही हो जाए, और मेरी घर के माली हालात बिल्कुल सही हो जाए। उसके लिए आप मेरी जान भी मांगोगी ना, तो मैं जी देने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर के लड़की खिलखिला के हंस पड़ी। अब बिना देखे हुए कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारी जान की मुझे जरूरत नहीं है, हाँ तुम्हारी खून की जरूरत है हमें। अगर तुम अपना खून मुझे दोगे तो इसके बदले में ये सारा काम मैं कर सकती हूँ। अब अशोक की चौंकने की बारी थी, और कहने लगे कि मैडम आप मेरा खून क्यों लेना चाहती हो, आप बताओ तो सही। तब वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, अभी तो तुम जान देने की बात कर रहे थे, और अभी मैं खून मांगी तो तुम चौंक से गए, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं चलती हूँ। और उठ करके खड़ी हो गई एक झटके से, और जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने लगा, अशोक एकदम चिल्ला पड़े, अरे नहीं मैडम, नहीं मैडम, जो आप कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। आप चाहे मेरे बदन का सारा खून आप निचोड़ लो, लेकिन मेरे घर के माली हालात ठीक कर दो, मेरे पापा का तकलीफ दूर कर दो, मेरे चाचा का तकलीफ दूर कर दो, मैं तो बस आपको जो चाहिए मेरे से ले सकती हो। अब वो लड़की फिर खिलखिला के हंस पड़ी,
अब कहने लगी कि अभी तो तुम चौंक गए थे कि मैं तुम्हारी खून का क्या करूंगी। मुझे तुम्हारी खून की जरूरत है और तभी तो तुम्हारे पास आई। अब फिर देखो, अब मेरे से कोई सवाल नहीं। आप मेरी शर्त को समझ गए हो ना। अब हम कल खंडहर वाली जगह पर मिलते हैं। खंडहर तुमने देखा है ना, जंगल के पास में सूखे पेड़ का, जहाँ पर बड़ा सा पेड़ खड़ा है। अब अशोक उस जगह को जानते थे। अब वो एरिया में ऐसा कौन सा जगह ना हो जो अशोक को पता ना हो अपने आसपास के जगह एरिया में। अब बोलने लगे कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस जगह को, कितने बजे आना है कल। फिर वो लड़की कहने लगी, कल रात को 12 बजे के आसपास मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। और तुम बिल्कुल तैयार हो के आना, नए कपड़ों में, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, और हम कल रात वहीं मिलेंगे। अब आगे की कार्रवाई कल ही होगी। और इसके बाद वो लड़की चल पड़ी उसी जंगल की ओर जिधर वो बता रही थी कि वो खंडहर है, सूखा पेड़ है, और उसी तरफ जाने लगी। और जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ी, अब खेतों में से 2 जानवर, जैसे लाल लाल आंख उनका था, जैसे उनके पापा पर हमले किए थे, वो उसके पीछे पीछे हो लिए थे, जैसे उनका वो रखवाला हो, उस लड़की के रखवाले हो। वो खूंखार जानवर देखने में लग रहा था कि कोई जंगली भेड़िया हो। आंखें उनकी लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी, और उस लड़की के पीछे पीछे वो चले जा रहे थे। लड़की आगे आगे और दोनों जानवर पीछे पीछे। और उस जानवर को देख करके अब यकीन हो चुका था कि कहीं यही जानवर मेरे पापा को और मेरे चाचा के ऊपर में हमला तो नहीं किए थे। ये लड़की आखिर है कौन। अब फिर मन में यही ख्याल आया कि अब क्या करना है। अब तो मैंने लड़की से हाँ कर दिया है, वादा कर दिया है। और ये लड़की कोई जादूगरनी लगती है, ये जादू मंत्र सब कुछ जानती है, तभी तो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानकारी कर ली। अशोक जी को अभी भी नहीं मालूम था कि वो कोई जादूगरनी नहीं, वो तो कुछ और थी। और अशोक जी अब सारी रात बस जागते रह गए थे, उसी सोच में डूबे गए थे। सुबह 3 बजने के बाद अब उनकी आंखों में नींद आई, और इसके बाद जब सो के उठे तो सुबह हो चुकी थी। अशोक जी के मन में कई तरह का ख्याल चल रहा था। उसी ख्यालों में अब कब अपने घर पहुंच गए उनको मालूम ही नहीं लगा। और उनको एक ख्याल में देख करके उनकी माँ, चाची, बहनें टोकने लगी, अरे तू देख के नहीं चलता, क्या सोच रहा है। रात में तू सोया नहीं, तेरी आंखें देख एकदम चढ़ी चढ़ी सी नजर आ रही है। अब देखना क्या कर रहा है सब, तू अपने होश में है कि नहीं है। माँ, बहनें, सब कोई उनको डांटने लगा। अशोक ऐसा हरकत ही कर रहे थे, वो दिमाग में बस सोच रहे थे जाना किधर, जा रहे हैं किधर, तो कोई भी टोक देगा। अब माँ, बहनें, चाची सब पूछने लगी कि अशोक आखिर रात में तू सो नहीं रहा क्या, क्या बात है बेटा, बता तो सही। लेकिन अशोक कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले पापा मेरे सही हो जाए, चाचा मेरे सही हो जाए, और मेरे घर खुशहाली से भर जाए, इसके बाद सारी बात अपने परिवार को बता देंगे। अब आज रात को तो बात है, और आज ही रात में सब कुछ हो सकता है, जैसे उस लड़की ने कहा है। और वो तैयार होने लगी अपना अब रात के लिए। अब नहा धो करके फिर अपने परिवार के साथ खेतों में चले गए। लेकिन आज उनका जो मन था खेतों के काम में नहीं लग रहा था, मन वैसे ही भटक रहा था कि आखिर वो लड़की उनकी खून कैसे लेगी, क्या उसके पास कोई डॉक्टर होगा, कैसे निकालेगी उसका खून, और उसका खून से क्या होना है उस लड़की को, और वो लड़की है कौन, और वो खंडहर में क्यों मिलेगी। कई तरह के उनके मन में सवाल चल रहे थे, और इसी ख्यालों में डूबे हुए अब कब शाम हुई, कब सब लोग घर लौटे, उनको ध्यान ही नहीं रहा। आखिरकार अब खाना खाने का वक्त आ चुका था, अब फिर वापस खेतों में जाने का। लेकिन अब उनको पूरी तैयारी करनी थी। जैसे लड़की ने बोला था कि नया वस्त्र पहन के आना है, अब बिल्कुल फ्रेश होके आना है। अब फिर वैसे ही करने लगे। अब नया कपड़ा अपने मम्मी से मांग लिया कि मम्मी, नया वाला कपड़ा मेरे को दे दो,
आज मैं नया कपड़ा पहन के जाऊंगा। अब मम्मी एकदम आश्चर्य से देखने लगी अशोक को। कह रही, बेटा रात में खेत में जाकर सोना है, तुझे कोई बारात में थोड़ी जाना है कि नया कपड़े पहन के जाएगा। जा ऐसे निकल जा, अभी नए कपड़े की जरूरत क्या तेरे को। लेकिन वो जिद करने लगी, नहीं माँ, मुझे आज नए कपड़े पहनने का मन कर रहा है, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। अब चाची भी अशोक की बात सुन रही थी, बहनें भी सुन रही थी। अब वो ऐसे अंदाज में बोल रहे थे कि सबको दया आने लगी। अब फिर चाची ने बोला कि आप दे ही दीजिए ना, अब लड़के का जिद है, पहन करके शायद अपने खेतों पे जाना चाहता हो और उसकी मन की इच्छा है, पूरा कर दीजिए। तब माँ ने नए कपड़े निकाल के दिए। इसके बाद अशोक जी अब बिल्कुल फ्रेश होकर के, नदी से नहा धो करके और कपड़े पहन करके चल पड़े खेतों में। खेत में पहुंचने के बाद अब आधी रात का इंतजार करने लगे। अब वहाँ से जो वो सूखा पेड़ वाला खंडहर था, कुछ दूरी पर तो जरूर था, 10 मिनट का आसपास जरूर लगना था। वो आखिरी खेतों के सिराहने पर था। अब फिर इंतजार करने लगे, कब आधी रात हो, कब आधी रात हो। अब जो रात था ना, कट नहीं रही थी। लगे नहीं रहा था कि उनको आधी रात कब आएगी। बहुत लंबा खींच रहा है, बहुत लंबा खींच रहा है। अब दिल में जो धड़कन थी अब थोड़ा तेज भी होने लगी थी। आखिर वो लड़की मेरा खून क्यों चाहती है, खून से क्या करेगी, कैसे मेरे पापा को सही करेगी, चाचा को कैसे सही करेगी, मुझे कैसे अमीर बनाएगी। अब इन मन में ऐसे ही ख्यालात इनके चल रहे थे। और आखिरकार वो समय भी आ चुका था, आधी रात होने जा रही थी। और तब अशोक उसी पेड़ की तरफ चल पड़े थे और बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच गए थे। उस खंडहर में सूखा पेड़ एक लंबा खड़ा था, वही पहचान थी उसकी। सबसे ऊंचा पेड़ था उस जगह का, लेकिन वो सूखा हुआ था। और वहां पर नजरें घुमा करके देखने लगे कि वो लड़की कहाँ है, लेकिन लड़की वो नजर नहीं आई। हर तरफ अपनी नजरें घुमा रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो लड़की उनके आसपास दिख जाए, लेकिन वो हैरान थे कि लड़की अभी तक यहाँ पहुंची नहीं थी, जबकि आधा रात हो चुका था। फिर एक खंडहर के ईंट पर थोड़ी सी ऊंचाई थी और उसी बाउंड्री पर वो बैठ करके इंतजार करने लगे। आधा घंटे इंतजार के बाद अब एक कदमों की आवाज़ जंगल की साइड से आने लगी थी और वो आवाज़ को अब पहचान गए थे। कदमों की आवाज़ उसी लड़की की थी और वो आती जा रही थी और देखते ही देखते उनके सामने आ गई थी। और इस बार उन्होंने उस लड़की के शक्ल बिल्कुल आमने सामने देखा था। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जैसे भगवान बहुत फुर्सत से उसको इत्मीनान से बनाया। इतनी खूबसूरत लड़की अपने गांव जवार, अपने एरिया में कहीं पर आज तक उन्होंने देखा नहीं था और वो देखते ही रह गए थे। और लड़की अब सीधा अशोक के पास आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि अशोक, क्या तुम बिल्कुल तैयार हो ना इस काम के लिए। अब अशोक तो उनकी आंखों में देख रहे थे, उनके चेहरे को देख रहे थे, उस सुंदरता को निहार रहे थे कि ये लड़की कितनी हसीन है, कितनी सुंदर है, और ये है कौन। और तब वो लड़की अब अशोक को डांटने लगी, ये मेरे चेहरे के ऊपर क्या देख रहे हो, मैं तुमसे पूछ रही हूं ना कि तुम इस काम के लिए अब तैयार हो ना। तब अशोक बोले, हाँ हाँ, अब बताइए मुझे क्या करना है। अब वो लड़की समझाने लगी कि देखो, हमारी तुम्हारी जो शर्त थी अब तुम्हें पूरा करने का टाइम आ गया है, और इसके बदले में मैं तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे घर की माली हालत को भी सुधार दूंगी। बस इसके लिए तुम्हारे शरीर का खून की जरूरत है। अब शर्त तो अपना मान चुकी थी, तो अशोक जी कहने लगे, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि मेरे पापा, मेरे चाचा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और जैसे आपने कहा है मेरे घर की माली हालत सुधर जाए, तो ये काम भी होना चाहिए। और लड़की बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके अशोक से बोल रही थी और कहने लगी, हम झूठ नहीं बोलते, जिस काम का हम वादा करते हैं वो पूरा जरूर करते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
बस मैं जैसे कह रही हूं अब वैसे ही तुम्हें करना है, आओ मेरे साथ में। अशोक का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा, अशोक को जैसे शरीर में एक घंटिया सी बजने लगी। शरीर रोमांच से भर भर गया था। लगा कि पूरे उनके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। एक अलग तरह की अनुभूति हो रही थी। अब लग रहा था कि जैसे उनके पैर हवा में चल तैर रहे हो। वो तो जमीन पे चल ही नहीं रहा हो, हवा में बिल्कुल हल्के हो गए और तैरते हुए लड़की के साथ चले जा रहे हैं। और लड़की खामोशी से उनको लेकर के अब आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। और कुछ ही देर चलने के बाद अब लड़की एक जगह पर आकर के रुक गई। वहाँ एक बहुत विशाल ये पेड़ था, हरा भरा पेड़ था, बहुत ही विशाल, जैसे बरगद का पेड़ होता है। और वहाँ पर आकर के लड़की रुक गई। अब अशोक की तरफ मुड़ी और कहने लगी कि देखो अशोक, अब तुम मेरे वादा पूरा कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा वादा जरूर पूरी करूंगी। अब मैं जो मेन काम के लिए ले आई हूं वो काम करने जा रही हूं। और तुम अपना खून देने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हें थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा ही रहोगे। अब फिर आवाज लगा दी, काकी काकी आ जाओ आ जाओ। 3 बार उसने आवाज लगाई, काकी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जैसे ही आवाज 3 बार लगा चुकी, वो जो विशाल बरगद का पेड़ जैसा दिखाई दे रहा था वो एकदम हिलने डुलने लगा था। उस पर जो भी पक्षी बैठे हुए थे सब फड़फड़ा करके उड़ने लगे थे और वो चिल्लाते हुए दूर दूर भागते जा रहे थे, ना जाने किसकी डर से। अब फिर वो पेड़ बिल्कुल हलचल तेज होने लगा था। डालियां अब इधर से उधर हिल रही थी, जैसे उस पेड़ पर कोई तूफान आकर के टकरा गया हो। अब फिर देखते ही देखते एक बूढ़ी औरत उस पेड़ के तने के पास में दिखाई देने लगी। पहले थोड़ी धुंधली, अब फिर वो साफ नजर आने लगी। जैसे लग रहा था कि हड्डियों की ढांचा हो, ढांचा मात्र ऐसे ही दिखाई दे रही थी। एक एक शरीर की हड्डियां गिनी जा सकती थी। सफेद पूरे शरीर के बाल, पूरा जो चेहरा था पिचका हुआ था और देख करके ही लग सकता था कि तो सैकड़ों साल पुरानी लग रही है, 100 साल की इसकी उम्र होगी, ऐसी उसकी हालात थी। अब उस पेड़ के पर टेक लगाए अपनी आंखों से अब दोनों की तरफ देख रही थी। अब उसकी आंखों में उस लड़के को, अशोक को देख करके चमक आ गई। अब वो धीरे से कुछ बोली, आपने हाथ ही फैला दिया कि मतलब अब उस लड़के को मेरे पास भेजो। उस लड़की से कहने का मतलब ये था। अब अशोक उस बूढ़ी औरत को देख करके एकदम हैरान रह गए। वो देखने लगे कि अरे ये तो हड्डियों का पूरा ढांचा है, इसको मेरी क्या जरूरत है, इसको मेरे खून को क्या जरूरत है, ये तो खुद आज नहीं तो कल मरने वाली है, ये मेरे खून को क्या करेगी, ये मेरा खून कैसे लेगी। ना तो यहाँ डॉक्टर है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई नर्स है, ना कुछ है। अशोक को तो मालूम भी नहीं था कुछ कि ये खून मेरा कैसे निकालेगी है, शायद इसी को मेरा खून चाहिए। अब वो जो लड़की थी सफ़ेद कपड़ों वाली, अशोक को कहने लगी कि अब तुम आगे जाओ और जैसे काकी कह रही है अब उनके पास जाकर के खड़े हो जाओ। अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जाओ, टाइम खत्म होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि काम अधूरा रह जाए। लेकिन अशोक का कदम धीरे धीरे उठ रहा था। तभी उस लड़की ने पीछे से अशोक को डांटते हुए तेज धक्का दिया कि जल्दी जाओ ना। फिर अशोक एक धक्के से उस बूढ़ी औरत के ऊपर एक तरफ से जा करके टकरा गए थे। जैसे ही टकराए, उस बूढ़ी औरत की जो हाथ, दोनों हाथ खुले हुए थे, उनको आलिंगन में बांध दिया। आलिंगन इतना मजबूत था जैसे लगा कि अशोक की पूरी हड्डियां चरमरा गई हो, कड़कने की आवाज आने लगी। और उसी वक्त लगा कि जैसे कंधे के ऊपर में किसी ने काट खाया हो। एक तेज दर्द सा
एक लहर सा उठा और उसके बाद उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो अपने होश खो बैठे थे। अब ना उनको दिन दुनिया का होश था कि अब कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, कुछ भी उनको याद नहीं। जब उनको होश आया ना, जब उनको याद आया तो अपने खेतों पर सुबह का टाइम हो चुका था और वो अपने उसी चारपाई के ऊपर में लेटे हुए थे और वो बिल्कुल जिंदा थे, वैसे ही थे, तंदुरुस्त, कोई फर्क नहीं। अब जो दर्द का एहसास हुआ था उनके कंधे के ऊपर में, अब वो देखने लगे, लेकिन वहां कोई भी घाव नहीं, कोई निशान नहीं। अब सारी रात की बात याद करके सहम सा गए थे कि ये सब क्या हुआ था। कैसे उस बूढ़ी औरत के अंदर में इतनी ताकत थी कि जैसे मुझे तो लग रहा था कि मेरी सारी हड्डियां को वो तोड़ कर रख देगी। क्या इसमें इतनी पावर थी और कौन थी ये, और उसने मेरे कंधे पर क्यों काट खाया था? क्या मेरे कंधे से उसने खून पिया है? अब जो अशोक थे एकदम एक तरह से बुरी तरह से डर गए थे। अपने पूरे शरीर को बार बार देखने लगे, कहीं उनको चोट, कोई निशान ऐसा, लेकिन उनके शरीर पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था और वो एकदम भय में थे। शरीर कांप रहा था रात की सब बातें याद करते हुए। लेकिन अब थे अपने खेत में, उसी चारपाई पर, बिल्कुल झोपड़ी के पास में, और सुबह हो चुकी थी, लेकिन उनका शरीर जो था सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये सब इतना करने के बाद अगर मेरे पापा सही नहीं हुए, मेरे चाचा सही नहीं हुए, मैं अमीर बनूं या ना बनूं ये तो दूर की बात है, लेकिन मुझे मेरे अपने पापा को सही करना था, चाचा को सही करना था, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और चल फिर सके। मेरी तो यही इच्छा थी। अब वो जल्दी जल्दी अब सोचने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब करने का तो कुछ भी नहीं था, अब तो सीधा घर जाना था और घर जाकर देखना था कि क्या उनके पापा के जो घाव, जो पस निकल रहा था, चलने फिरने में तकलीफ है, क्या वो सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मेरे घर में खुशहाली कब आएगी, अब ये चीज़ भी तो देखना था, जैसे उस लड़की ने वादा किया था। अब फिर लंबे लंबे ढक भरते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े थे। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसका दूसरा पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगा। इतना तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और ये पार्ट जो है आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये जो दोस्तों और हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम कल मिलते हैं ना इसी घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।